स्वागत है। आज हम ना हिंदी सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर बात करने वाले हैं जिस पर दशकों से, मतलब सच में दशकों से बहस होती आई है। हम बात कर रहे हैं दो दिग्गजों की, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। और सवाल जो एक बड़े लेख का भी आधार है जिसे हम आज देख रहे हैं वो ये है कि क्या विनोद खन्ना 1982 में अगर ओशो रजनीश के आश्रम ना गए होते तो क्या वो अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार बन जाते? ये सवाल मतलब आज भी लोगों के मन में है। बिल्कुल। ये एक ऐसा व्हाट इफ सिनेरियो है ना जिस पर मतलब अनगिनत बार चर्चा हुई है। हाँ। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी सवाल को जो स्रोत हमारे पास है उसमें दिए गए फैक्ट्स और एनालिसिस के हिसाब से देखें। राइट। मतलब सिर्फ अटकलें नहीं बल्कि उनके करियर की शुरुआत, उनकी फिल्में, स्क्रीन प्रेजेंस और वो माहौल जब विनोद खन्ना ने वो बड़ा फैसला लिया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ दो एक्टर्स की तुलना नहीं बल्कि स्टारडम कैसे बनता है, किस्मत का क्या रोल है, इसे भी समझने की एक कोशिश है। तो चलिए फिर देर नहीं करते, शुरू करते हैं दिलचस्प पड़ताल और देखते हैं कि स्रोत में कहां ले जाता है। चलिए। अच्छा, एक बात तो ये कि अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से करीब 4 साल बड़े थे। उनका जन्म 1942 का, विनोद खन्ना का 1946 का। हाँ। लेकिन फिल्मों में पहले कौन आया? विनोद खन्ना। ये बात है। उनकी पहली फिल्म मन का मीत 1968 में आई थी। वो सुनील दत्त के भाई सोमदत्त की लॉन्च फिल्म थी और विनोद खन्ना उसमें विलन थे। अच्छा, विलन से शुरुआत। हाँ। और अमिताभ की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी आई 1 साल बाद 1969 में। शत्रुघ्न सिन्हा तो मजाक में आज भी कहते हैं कि वो और विनोद अमिताभ से सीनियर हैं। हाँ, वो कहते हैं। ये दिलचस्प है कि डेब्यू के मामले में विनोद खन्ना आगे थे। और एक और बात जो स्रोत बताता है वो ये कि दोनों को ही ना अपने शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री के बड़े नामों का सहारा मिला। अच्छा। जैसे विनोद खन्ना को सुनील दत्त ने मन का मीत में मौका दिया, फिर बाद में रेशमा और शरा में भी अहम रोल दिया। हाँ, वो तो था। और वहीं अमिताभ बच्चन को भी शुरुआती स्ट्रगल के बाद मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम में एक छोटा सा रोल मिला। फिर महमूद साहब ने, सुनील दत्त साहब ने भी मदद की। ये दिखाता है कि उस टाइम शायद एक तरह का भाईचारा या मेंटरशिप जैसा कुछ था इंडस्ट्री में। बिल्कुल। सीनियर्स नए लोगों को पहचानते थे, मौके देते थे। लेकिन सबसे कमाल की बात तो तब हुई जब ये दोनों पर्दे पर साथ आए। ओह, वो तो जादू था। रेशमा और शेरा, परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, क्या लिस्ट है। और हर फिल्म लगभग ब्लॉकबस्टर। बिल्कुल। उनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी ना, मतलब दर्शक पागल हो जाते थे। उनमें एक था जो स्क्रीन पर कमाल करता था। कैसा कॉन्ट्रास्ट? एक तरफ अमिताभ बच्चन का वो इंटेंस, थोड़ा गुस्से वाला, एंग्री यंग मैन वाला अंदाज, और दूसरी तरफ विनोद खन्ना का वो सहज, नेचुरल चार्म, वो हैंडसम हंक वाली अपील। दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग, पर साथ में जैसे एक पूरी पिक्चर बनाते थे। क्या इसी वजह से उनकी तुलना इतनी होती थी, क्योंकि वो इतने अलग थे फिर भी इतने असरदार? हाँ, काफी हद तक। स्रोत भी यही इशारा करता है। उनकी दमदार पर्सनैलिटी, उनकी आवाजें, दोनों की आवाजें तो आइकॉनिक हैं हिंदी सिनेमा की। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर उनकी आंखों से एक्टिंग करने की काबिलियत। दोनों बिना बोले बहुत कुछ कह जाते थे। हाँ, ये बात तो है। जब वो स्क्रीन पर होते थे तो नजरें हटती नहीं थी। इसी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस और करिश्मे ने फैंस और क्रिटिक्स को हमेशा उनकी तुलना करने पर मजबूर किया। एक नेचुरल राइवलरी का माहौल बन गया था। अब जरा विनोद खन्ना के करियर पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, खासकर अमिताभ के एंग्री यंग मैन बनने से पहले। स्रोत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है कि अमिताभ बच्चन की जो जंजीर वाली इमेज थी ना 1973 की, उसकी एक झलक शायद विनोद खन्ना 1971 में ही दे चुके थे। अच्छा। गुलजार की फिल्म मेरे अपने में। अच्छा, कैसे? उसमें उन्होंने एक पढ़े लिखे, बेरोजगार और सिस्टम से खफा नौजवान का रोल किया था। हाँ, ये वाकई एक अहम पॉइंट है। मेरे अपने उस दौर के यूथ के फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को बहुत अच्छे से दिखाती थी। तो हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो विनोद खन्ना को अमिताभ से पहले उस तरह का, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वाला किरदार मिला। हाँ। लेकिन स्रोत ये भी बारीकी से बताता है कि मेरे अपने में सारी लाइमलाइट विनोद खन्ना को नहीं मिली। अच्छा। शत्रुघ्न सिन्हा का जो छेनू का कैरेक्टर था वो ज्यादा यादगार बन गया। और मीना कुमारी जी की जो पावरफुल प्रेजेंस थी उसने भी सबका ध्यान खींचा। विनोद खन्ना उस फिल्म में मतलब थोड़े दब से गए, एक तरह से अंडरडॉग ही रहे। अच्छा। और उसी साल 1971 में सुनील दत्त की बड़ी फिल्म आई रेशमा और शेरा। हाँ, बिल्कुल। उसमें तो विनोद खन्ना का रोल काफी दमदार था, है ना? विलन जब्बार थे लेकिन उनका किरदार हीरो सुनील दत्त के लगभग बराबर खड़ा था।
वो रूबीली आवाज, वो खतरनाक लुक, स्क्रीन प्रेजेंस तो गजब थी। बिल्कुल। रेशमा और शेरा में विनोद खन्ना का कैरेक्टर कहानी के लिहाज से बहुत अहम और पावरफुल था। सुनील दत्त ने शायद दोनों की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मौके दिए। और उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक बहुत छोटा गूंगे आदमी का रोल था। हाँ बिल्कुल। जहां विनोद खन्ना को अपनी रेंज दिखाने का पूरा मौका मिला, वहीं अमिताभ बच्चन का रोल बहुत लिमिटेड था। लेकिन यहाँ अमिताभ की एक्टिंग की भी दाद देनी होगी, जैसा स्रोत इशारा करता है। उस छोटे से बिना डायलॉग वाले रोल में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। खासकर वो सीन जहां वो राखी के पैरों में गिरकर रोते हैं, वो सीन आज भी याद किया जाता है। हाँ वो तो है। पर हाँ, अगर हम सिर्फ 1971-72 का दौर देखें, जंजीर से ठीक पहले, तो ऐसा लगता था कि विनोद खन्ना रेस में थोड़ा आगे निकल रहे हैं। उनका कद बढ़ रहा था। और उनके इसी शानदार करियर को देखते हुए ही शायद भारत सरकार ने उन्हें 2017 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया। हाँ बिल्कुल। ये बात भी खास है कि ये अवार्ड उन्हें धर्मेंद्र जैसे दिग्गज से भी पहले मिला, और ये पहली बार था कि किसी को मरणोपरांत ये सम्मान मिला। ये उनके कद को दिखाता है। निश्चित रूप से ये उनके सिनेमाई योगदान की एक बड़ी पहचान थी। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री और सरकार दोनों ने उनके महत्व को समझा, भले ही वो अपने पीक पर पहुंचने से पहले एक अलग रास्ते पर चले गए थे। लेकिन फिर आया साल 1973 और रिलीज हुई प्रकाश मेहरा की जंजीर, और खेल बदल गया। हाँ, और उसके बाद यश चोपड़ा की दीवार 1975। स्रोत कहता है कि इन दो फिल्मों ने तो हिंदी सिनेमा का रुख ही मोड़ दिया, और अमिताभ बच्चन का करियर तो जैसे रॉकेट बन गया। बिल्कुल सही। ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं थीं, ये एक फिनोमिनन बन गईं। सलीम जावेद की जो राइटिंग थी, जो डायलॉग्स थे, कमाल थे। उन्होंने उस समय के समाज का जो गुस्सा था, जो फ्रस्ट्रेशन, जो बेचैनी थी, उसको आवाज दी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिस्टम से मोहभंग। स्रोत बताता है कि कैसे अमिताभ का कद रातों रात इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े स्टार्स भी उनके सामने सेकंड लीड जैसे लगने लगे। हाँ, जैसे शशि कपूर, जो कभी अमिताभ को सपोर्ट करते थे, वो दीवार, सुहाग, त्रिशूल जैसी फिल्मों में साथ तो आए, लेकिन फोकस अमिताभ पर ज्यादा रहा। हाँ, ये बदलाव साफ दिख रहा था। दीवार में पूरी कहानी का बोझ अमिताभ के किरदार पर था। शशि कपूर का रोल इम्पोर्टेंट था, पर वो हीरो के भाई के रोल में थे। इसी तरह ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखिए। आनंद 1971 में अमिताभ सुपरस्टार राजेश खन्ना के सपोर्टिंग रोल में थे। हाँ। लेकिन नमक हराम 1973 तक आते आते इक्वेशन बदल गया। दोनों बराबर के रोल्स में थे, और कई क्रिटिक्स ने माना कि अमिताभ का परफॉर्मेंस राजेश खन्ना पर भारी पड़ा। वो अब अंडरडॉग नहीं रह गए थे। उनकी मार्केटिंग भी शायद बहुत जबरदस्त हुई होगी। बिल्कुल। उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज को खूब कैश किया गया। सलीम जावेद की कहानियों में एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सोशल कमेंट्री सब कुछ था, और वो अमिताभ की पर्सनालिटी पर फिट बैठता था। तो नतीजा ये हुआ कि उस दौर के कई दूसरे पॉपुलर स्टार्स, जिनमें विनोद खन्ना भी शामिल थे, वो अमिताभ की इस नई पावरफुल इमेज के सामने थोड़े फीके पड़ने लगे। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसने ये सारी बातचीत शुरू की। क्या विनोद खन्ना अगर 1982 में अमेरिका जाकर ओशो के आश्रम में न जाते, तो वो अमिताभ बच्चन को पॉपुलैरिटी और स्टारडम में पीछे छोड़ देते? स्रोत इस पर क्या कहता है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत हमें कुछ बेसिक पैमानों पर ध्यान देने को कहता है, जो कमर्शियल हिंदी सिनेमा के हीरोज के लिए जरूरी होते हैं। अच्छा, क्या पैमाने? यहाँ सिर्फ अच्छी एक्टिंग कर लेना ही काफी नहीं होता। एक सक्सेसफुल कमर्शियल हीरो को एक बेहतरीन परफॉर्मर और एंटरटेनर भी होना पड़ता है। परफॉर्मर, एंटरटेनर मतलब जो दर्शकों का मनोरंजन कर सके, उन्हें हंसा सके, रुला सके, नाच गाने में भी कंफर्टेबल हो, और सबसे जरूरी पैमाना है सोलो हीरो के तौर पर कितनी बड़ी हिट फिल्में दी हैं अपने दम पर। अच्छा, तो एक्टिंग, एंटरटेनमेंट वैल्यू और सोलो हिट्स की गिनती। इंटरेस्टिंग। तो इन पैमानों पर 1982 तक दोनों कहाँ खड़े थे? स्रोत का जो एनालिसिस है, उसके हिसाब से इन पैमानों पर अमिताभ बच्चन 1982 तक विनोद खन्ना से काफी आगे निकल चुके थे। काफी आगे? हाँ, विनोद खन्ना नो डाउट एक बेहतरीन और नेचुरल एक्टर थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी, लेकिन उनकी सोलो हिट फिल्मों की संख्या अमिताभ बच्चन के मुकाबले काफी कम थी। ओशो के पास जाने से पहले तक उनकी ज्यादातर बड़ी हिट्स या तो मल्टी स्टारर थीं, जैसे अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, जहां वो अमिताभ या किसी और बड़े स्टार के साथ थे। हाँ। या फिर वो फिल्में थीं जिन्होंने विलन का यादगार रोल किया था, जैसे मेरा गांव मेरा देश का डाकू जबार सिंह या सच्चा झूठा में इंस्पेक्टर का रोल। हाँ।
जबकि अमिताभ बच्चन उनकी सोलो हिट्स जंजीर 1973 के बाद अमिताभ बच्चन ने सोलो हीरो के तौर पर हिट्स की लाइन लगा दी थी। अभिमान 1973, मजबूर 1974, चुपके चुपके 1975, मिली 1975, कभी कभी 1976, हालांकि मल्टी स्टारर थी पर फोकस उन पे था। अदालत 1976, डॉन 1978, मुकद्दर का सिकंदर 1978, टेक्निकली मल्टी स्टारर पर कहानी उन्हीं की थी। मिस्टर नटवरलाल 1979, काला पत्थर 1979, मल्टी स्टारर पर लीड रोल। दोस्ताना 1980, शान 1980, मल्टी स्टारर। लावारिस 1981, याराना 1981, कालिया 1981, नसीब 1981, मल्टी स्टारर। सत्ते पे सत्ता 1982, नमक हलाल 1982, खुददार 1982। लिस्ट बहुत लंबी है। अरे बाप रे, मैं तो वाकई मतलब एक के बाद एक हिट्स। हाँ, और इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सिर्फ एक सीरियस एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर और एंटरटेनर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। वो एक्शन कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, चिपके चिपके, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, रोमांस कर रहे थे, नाच गा रहे थे, याराना, लावारिस। स्रोत में उन्हें एक्टर और एंटरटेनर का कंप्लीट पैकेज कहा गया है, और ये शायद सही भी है। वो ऑडियंस को हर तरह का मजा दे रहे थे। और विनोद खन्ना के बारे में क्या, उन्हें कैसा माना जाता था? विनोद खन्ना को अक्सर एक ज्यादा नेचुरल या बेहतर एक्टर के तौर पर देखा जाता था, खासकर सीरियस रोल्स में। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव, एक गहराई दिखती थी। हाँ, वो तो था। लेकिन शायद उनमें वो हरफन मौला एंटरटेनर वाली बात उतनी नहीं थी जितनी अमिताभ में डेवलप हो चुकी थी। स्रोत एक और इंटरेस्टिंग बात का जिक्र करता है, क्रेडिट्स का। क्रेडिट्स मतलब जब दोनों साथ में फिल्में करते थे तो अक्सर स्क्रीन पर जब एक्टर्स के नाम आते थे तो अमिताभ बच्चन का नाम विनोद खन्ना से पहले आता था। ओह, ये तो छोटी बात लगती है, पर शायद इसका मतलब गहरा है। बिल्कुल। ये फैसला आमतौर पर फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हिट्स की संख्या, एंटरटेनर के तौर पर एक्सेप्टेंस और इंडस्ट्री में जो उनका कद बन चुका था, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि विनोद खन्ना अगर अमेरिका नहीं भी जाते तो वो अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ पाते। अमिताभ बच्चन उस टाइम तक एक ऐसी लीग में पहुंच चुके थे जहां उन्हें चैलेंज करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। वो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक फिनोमिनन बन चुके थे। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। वापसी के बाद विनोद खन्ना ने इंसाफ, सत्यमेव जयते 1987 और दयावान 1988 जैसी हिट फिल्में दी और उन्हें पसंद भी किया गया। बिल्कुल किया गया। लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन का जो एम्पायर था वो और भी बड़ा हो चुका था। वो फासला शायद और बढ़ गया था। बिल्कुल। विनोद खन्ना की वापसी सफल रही। उन्होंने साबित किया कि उनमें एक्टिंग की आग बाकी है। लेकिन वो 5 साल का गैप बहुत क्रूशल था। उस दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन इस पूरी टक्कर और तुलना के बीच एक बात जो अच्छी लगती है वो ये कि स्क्रीन पर चाहे जितनी राइवलरी दिखी हो, फैंस और मीडिया ने चाहे जितनी तुलना की हो, इन दोनों महान कलाकारों ने हमेशा एक दूसरे की इज्जत की। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऐसी कोई कड़वाहट या पब्लिक में बयानबाजी कभी सुनने को नहीं मिली। ये बिल्कुल सच है, और ये उनकी महानता का एक और पहलू है। विनोद खन्ना हमेशा एक डिग्निफाइड, बेहतरीन इंसान माने गए। उनका हिंदी सिनेमा में योगदान बहुत बड़ा है और दादा साहब फाल्के अवार्ड उसी का सबूत है। सही बात है। ये पूरी तुलना या बहस उनकी प्रतिभा या उनके कद को जरा भी कम नहीं करती। वो अपनी जगह एक यूनिक कलाकार थे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि स्रोत के विश्लेषण के आधार पर विनोद खन्ना निस्संदेह एक कमाल की प्रतिभा थे। एक हैंडसम, दमदार एक्टर जिनकी अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। बिल्कुल। लेकिन अमिताभ बच्चन वो एक्टिंग टैलेंट, उनका वो ऑलराउंड एंटरटेनर वाला अंदाज और सबसे बढ़कर उनकी सोलो सुपरहिट फिल्मों की वो लंबी लिस्ट उन्हें 1982 से पहले ही एक क्लियर बढ़त दे चुकी थी। हाँ। विनोद खन्ना का इंडस्ट्री से वो 5 साल का ब्रेक शायद उस फासले को और बढ़ाने वाला एक एक्स्ट्रा फैक्टर बन गया। हाँ, निष्कर्ष काफी हद तक यही निकलता है। लेकिन यहाँ एक और बात पर सोचा जा सकता है, जैसा स्रोत भी आखिर में इशारा करता है। क्या ये सवाल कौन आगे था ही अपने आप में थोड़ा लिमिटेड नहीं है? शायद हमें सिर्फ कंपटीशन के नजरिए से देखने के बजाय सिनेमाई महानता तक पहुंचने के इन 2 अलग-अलग लेकिन शानदार रास्तों का जश्न मनाना चाहिए। ये भी एक एंगल है। विनोद खन्ना का सफर, उनका वो आध्यात्मिक मोड़, उनकी वापसी, ये अपने आप में एक कहानी है। अमिताभ का स्ट्रगल,
उनका वो अभूतपूर्व स्टारडम, उनका लंबा करियर, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे पर्सनल चॉइस जैसे विनोद खन्ना का ओशो के पास जाना और बाहरी हालात जैसे सलीम जावेद का अमिताभ के लिए लिखना किसी कलाकार की किस्मत और उसकी लेगेसी को शेप देते हैं। सही है। क्या स्टारडम सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले मैजिक का नाम है, या एक्टर की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी, उसके फैसले और यहाँ तक कि किस्मत भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद घंटों बात हो सकती है और हर सिने प्रेमी की अपनी राय हो सकती है।